हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी के प्रश्नों को करवा रहे हैं, तो आज की क्लास या जो पेपर हुआ था 8 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, उस दिन का पेपर है। इसका जो पार्ट 1 है, मतलब भाग 1 है, वह हम क्लास नंबर 15 में करवा चुके हैं। आप लोग उसको जाकर देख लीजिए और उसके आगे का भी अब करवा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है कि 3 संख्याएं दिए गए हैं जिसमें 11 संबंधित 16 संबंधित 23 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योग 150 दिया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 11, 16 और 23। तो 11, 16 और 23 को जोड़ने पर सीधा सीधा आ जाएगा 6 3 9 1 10 और उसके बाद 2 1 3 1 4 4 1 5, यानी कि 50 आ जाएगा। तो 50 की वैल्यू दिया है, 50 की वैल्यू दिया गया है 150। तो पूछा कि किसकी है? तो पूछा है, तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या 23 का पूछा है। तो 50 150 में यहाँ 5 से 0 0 करिए, 5 यहीं 15, यानी कि 23 गुणे 3 करेंगे। तो 23 गुणे 3 करने पर 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर एनटीपीसी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वह करवाए जाते हैं। और भी एएलपी हो गया या फिर जो भी जीके जीएस के प्रश्न हैं, बुक है, नई नई बुक आती हैं, उनको हम सलूशन इस पर करवाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 69। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन सभी संख्याओं का प्रयोग कर सब बनने वाली सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या में बनाने के लिए पहले हम जीरो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो अगर लिख देते हैं तो वह 3 अंकों के 4 अंकों की नहीं बल्कि 3 अंकों की हो जाएगी। तो जीरो को बाद में लिखते हैं। तो जीरो वाला यह नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। उसके बाद 3 होगा, तो 3 के बाद 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 से छोटी संख्या 0 है। तो 3 के बाद 3 0 5 है, यानी कि 3056 इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है 2 समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए सीधा सा फार्मूला होता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए होता है कि उनकी ऊंचाइयों का सीधा सीधा क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाइयों का अंडर रूट होता है, यानी कि स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए ऊंचाइयों का वर्ग कर देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 11 का 121। तो सीधे सीधे इसका हो जाएगा रेशियो 8 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर, यानी कि 64 रेशियो 121। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है विक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद गुरमीत ने उसे 32 दिनों में पूरा कर दिया। विक्की और गुरमीत एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो विक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद 8 दिन तक 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद गुरमीत ने उसे 32 दिन में पूरा कर दिया। तो 8 दिन में तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम वह 40 यूनिट है। तो गुरमीत उसे 40 दिन में पूरा करता है, यानी कि इसका काम करने की क्षमता है वह 1 है। तो चूँकि उसने 8 दिन तक कार्य किया है, तो 1 यूनिट की वजह से 8 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 8 यूनिट काम करेगा। तो 40 में से 8 घटा देंगे तो कितना काम बचा है? तो 32 दिन काम करा। तो गुरमीत ने उसके साथ मिलकर 32 दिन में कार्य पूरा किया है। तो गुरमीत ने उसे मिलकर 32 दिन में पूरा कर दिया। तो यानी कि गुरमीत का कार्य करने का कितना है? तो अभी 1 यूनिट है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो 40 यूनिट काम को दोनों मिलकर
2 यूनिट से 20 दिन में कार्य 20 दिन में जो है पूरा कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दिन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिन में जो है पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दिया है 75 और 450, जिसमें से पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या तो इसमें सीधा सीधा होता है कि पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या को x को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो 75 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे 225 आ जाएगी। x को विभाजित करने पर भागफल 75 आता है। भागफल दिया है ना, हाँ भागफल दिया है, तो भागफल 75 आता है। तो इसका यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 275। तो फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या 225 आ गई है, दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया है 450 और 75। तो यहाँ से दूसरी संख्या आ जाएगी 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, भारत सरकार की जो है किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो है ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो वह कौन सी संख्या है? तो वह होती है प्रधानमंत्री की कौन सी संख्या होती है? तो प्रधानमंत्री वह जो है स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना की जो है स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना जो है वह होती है, जिसमें 10 लाख से लेकर जो है 1 करोड़ तक रुपए जो है अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के लिए जो है सरकार उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड अप इंडिया योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 में दिया गया कौन सा कथन है जो पालन करता है? तो इसमें कथन दिया है और इसका निष्कर्ष दिया है। तो कथन पढ़ते हैं। कथन है, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। यह कथन है। इसके बाद निष्कर्ष यानी कि एक्शन क्या है? एक्शन है कि कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए या तो नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि कुछ कर्मचारियों को तेज़ी से कार्य करके कल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरा वाला हो सकता है। तीसरा है, अधिकांश कर्मचारियों के द्वारा विलम्ब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और उनकी रोकथाम के लिए जो उचित प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये भी वाला होगा। तो यानी कि इसमें दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है सही है। दूसरा और तीसरा पॉइंट किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो है दूसरा और तीसरा पॉइंट को जो है पालन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, सेल्मा जेम्स की बहन है और जेम्स ईडन का पिता है। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। ईडन के पति रॉबर्ट की जो है एकमात्र इलेना है, एक जो है मित्र इलेना है, जो कि सुलेना की जो है बुआ है। तो रॉबर्ट का जेम्स से संबंध पूछा है। रॉबर्ट का जो है जेम्स से क्या संबंध होगा? तो प्रश्न में जो है जब हम इसको आरेख बनाएंगे तो रॉबर्ट का जो है जेम्स से क्या संबंध है तो पूछा है। तो यहाँ पर रॉबर्ट जो है जेम्स से किस प्रकार संबंधित है? तो ईडन के पिता जेम्स है और ईडन के पति रॉबर्ट है, यानी कि सीधा सीधा इसके बेटी का जो है पति हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जो है जेम्स की बेटी का पति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है 109 और 121 दोनों शामिल होने के बाद इनके बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं?
तो 109 और 121 दोनों को शामिल करना है। तो इनके बीच जो है ऐसी कितनी जो है पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। तो 109 और 121 के बीच जो है पूर्णांक अभाज्य संख्याएं केवल 2 ठो है, और वो है 111 और 113। यही 2 संख्याएं हैं जो कि पूर्णांक भी हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी 2 संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसको 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की जो है संख्या पूछा है। तो सीधा सवाल है कि टोटल 110 रुपये है, तो इनको 110 रुपये करना है। तो 1 रुपये के जो है 1 सिक्के रखे हैं, तो 1 गुणे 1 रुपये हो गए। उसके बाद 50 पैसे के 2 सिक्के रखे हुए, यानी कि यहाँ से भी 1 रुपये हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 1 रुपये हो गए। उसके बाद 25 पैसे के 3 सिक्के हो गए, यानी कि 25 × 75 यानी कि 75 पैसे हो गए। तो इसको सिक्के में बदलना है, इसको पैसे में बदलना है, तो यानी कि यहाँ से 100 पैसे प्लस 100 पैसे प्लस 75 पैसे, यानी कि 275 पैसे यहाँ से हो गए। तो 275 पैसे की वैल्यू दिया गया है 110 रुपये, यानी कि 100 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा पैसे, तो यानी कि इतना पैसे हो गए। तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या वह 2 के रेशियो से दिए। तो यहाँ से इसके बटे 225 करके कर देंगे 50 गुणे 2, यानी कि यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा कितना आंसर आ जाएगा 110 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हो जाएगी 80। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो चूँकि देख लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 18 + 17 = 25 आया है, 18 + 17 25 आया है। उसी प्रकार से 22 + 7 29 आया है। उसी प्रकार 15 + 14 29 आया है। इसी प्रकार से 18 + 13 8 × 3 = 11 यानी कि 31 आया है। उसी प्रकार क्या जोड़ने पर 31 आएगा। तो 31 में से अगर हम 14 को घटा देते हैं तो सीधा सीधा आ जाएगा 17। 17 जोड़ने पर जो है 31 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहले से दूसरे संबंधित उसी प्रकार तीसरे थे, यानी कि न्यायाधीश का जो है न्यायाधीश जो है फैसला सुनाते हैं, उसी प्रकार जो कोच होते हैं वह खेल का जो है प्रशिक्षण करते हैं। जिस प्रकार से न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं उसी प्रकार से कोच जो होते हैं वह प्रशिक्षण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। भारत सरकार की जो है किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को जो है बढ़ाना है। तो वह कौन सी योजना है, तो उस योजना का नाम जो है मनरेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि शुल्क जीएसटी के अंतर्गत जो है नहीं आता है। चूँकि प्रश्न में पूछा गया है नहीं आता है, तो नहीं वाले प्रश्नों को जो है ध्यान से थोड़ा सॉल्व करिए क्योंकि इसी से जो है गलत होता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो जिस वजह से गलत हो जाता है। तो कौन सा नहीं आता है, तो वह होता है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क जो है जीएसटी के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपये और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपये हो गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो है वार्षिक दर क्या होगी, यानी कि किस दर पर जो है
ब्याज बढ़ा है। तो पहले वर्ष के समाप्ति 500 रुपये के ब्याज 500 रुपये हो गया है और दूसरे वर्ष पर 550 रुपये हो गया है, यानी कि 1 साल का जो ब्याज हुआ है वह 50 रुपये हुआ है। तो 1 साल का ब्याज जो है 50 रुपये हुआ है, कितने पर? 500 रुपये पर हुआ है। तो कितना इसका जो दर होगा कितने परसेंट से लग रहा है? तो सीधा सीधा 5×10 यानी कि 10% की इसकी जो वार्षिक दर है वह सीधा सीधा 10% है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम का जो है श्रृंखला नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें भी पूछा गया कौन सी परम श्रृंखला का जो है परम श्रृंखला के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परम श्रृंखला के अंतर्गत जो नहीं आता है वह आता है परम मित्र। परम मित्र जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर के परम श्रृंखला के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परम मित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है किस राज्य से होकर गुजरते हैं? केरल से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह तमिलनाडु राज्य से जो है होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है एक आदमी की आयु में केवल 20% की एक आदमी की आय में जो है पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर बाद में 30% की वृद्धि हो गई। तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो टोटल वृद्धि हो गई 30 + 20 50% माइनस 30 × 20/100, यानी कि सीधा सीधा यह कौन सा फॉर्मूला लगा है? तो x + y - xy/100। तो यहाँ से सीधे सीधे हो जाएगा 3 दूनी 6 घटा देंगे, 50 में से 6 जाएगा तो 46%। 50 में से 30 20 50, 50 में से 3 दूनी 6 x प्लस अच्छा दोनों की जो बढ़ोतरी हो रही है हम घटा दें, दोनों की बढ़ोतरी हो तो x + y + xy/100 होगा, यानी कि 30 + 50 × 6 यानी कि सीधा सीधा 56% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56%। हम यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत कर रहे थे, ध्यान नहीं दिए हैं। तो हो जाएगा 20 + 30 + 20 × 30/100 डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 और यह 0 से 0 या 0 से 0 यानी कि 3 दूनी 6, 50 + 6 56। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56% की जो है वृद्धि होगी टोटल। यहाँ पर देखिए दूसरी विधि से सॉल्व किया गया है, यह 30 रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56%। अगर यहीं पर पूछता कि इतनी की कमी हुई है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है भोटिया भारत की जो है किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से जो है एक है? तो भोटिया जो है भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड राज्य से जो है संबंधित अनुसूचित जनजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेजित जो है नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पौधा है जिसमें जड़, तना और पत्तियों को जो है विभेजित यानी कि अलग नहीं किया जा सकता? तो वह है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है ऐसा पौधा है जिसके जो है जड़, तना और पत्तियों में जो है विभेजित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि स्पाइरोगाइरा में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो स्पाइरोगाइरा में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और यह एक शैवाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है यह
फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से जो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक जो है वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है नीचे दिए गए में से जो है 3 संगत हैं, एक असंगत है, तो असंगत वाले का जो है पहचान करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है पहले BDYW। BDYW में जो है B का विपरीत जो है Y है, यानी कि उसका उल्टा D का उल्टा W होता है। उसी प्रकार N का उल्टा M होता है, K का उल्टा P होता है। इसी प्रकार से F का उल्टा U होता है, R का उल्टा I होता है, जबकि G का उल्टा T होता है। यहाँ पर भी दिया है G का उल्टा हमेशा T होता है। तो यह वाला जो है विपरीत नहीं है, यानी कि यही वाला ऑप्शन तीनों में से जो है अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हम हमेशा कहते हैं कि जो ABCD का जो क्रम है, यानी कि ABCD यह सब किस क्रम में दिए गए हैं, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे G की वैल्यू होती है 7 पे स्थित होती है, T की वैल्यू 20 पर होती है, M की वैल्यू 13 पर होती है, N की वैल्यू 14 पर होती है, Q की वैल्यू 17 पर होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोग को याद तो पढ़ना न पड़े कि किस पर है, तभी जल्दी से प्रश्न जो है सॉल्व होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को जो है पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन जो है बनाए जा सकते हैं। क्योंकि घन बनाना है तो घन बनाने के लिए घनाभ का जो है आयतन, पहले घनाभ का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर कर देंगे। तो घनाभ निकालने के लिए तीनों भुजाओं दिया है, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घन का आयतन क्या होगा, तो A का क्यूब। तो दोनों का आयतन बराबर करने के लिए जो है घन का आयतन गुणे n हो जाएगा। तो सीधा सीधा 24 गुणे 16 गुणे 16 बटे 8 का क्यूब कर देंगे तो कितने घन बन जाएंगे, तो 12 घन बन जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 करंट का है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष जो है किसको इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का जो है प्रस्ताव अंगीकृत किया गया है, तो वह है 7 सितंबर। 7 सितंबर को जो है मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, तो इसका परिमाप पूछा है। तो चूँकि परिमाप निकालने के लिए सीधा है कि क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, तो क्षेत्रफल का रेशियो निकालने के लिए जो है 11 गुणे 13 एक्स स्क्वायर बराबर 1287 कर देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1287 बटे 20 4 24, 24 से भाग देंगे। तो यहाँ से 24 से भाग देंगे तो करने पर एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कर देंगे। तो यहाँ से पूछा है परिमाप, तो परिमाप जो होता है इन दोनों को जोड़कर दोगुना, तो 24 का दोगुना है। तो यहाँ से कौन सी संख्या है जो 24 से कटेगी, सीधा सीधा उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखिए 1287 जो है वह 13 गुणे 11 इसका मल्टीपल से है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 143 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 यानी कि एक्स की वैल्यू 3। तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई जब एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 13 3 39 लंबाई आ जाएगी और 33 चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ से क्षेत्रफल जो है 2 गुणे लंबाई से क्षेत्रफल निकालेंगे तो 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 144। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है उस विकल्प का चयन करिए जो जिस तरीके से लेखक का जो संबंध कलम से होता है उसी प्रकार संबंध किससे होगा। तो इसमें जो है जिस प्रकार लेखक जो है कलम से लिखता है उसी प्रकार बावर्ची जो है
तैरना तैराक से तो होगा नहीं, कार्यक्रम नर्तक से होगा, पोशाक से दर्जी कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार कढ़ाई से जो है बावर्ची जो है अपना काम करता है, खाना वाना बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है निम्नलिखित में से उस कौन सा विकल्प है जो राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के जो है संयोजन के संदर्भ में जो है गलत है। तो राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या में गलत है। तो राज्य विधानसभा में कितने हैं, तो कितने सीटें हैं तो उसे देखना है। तो राज्य विधानसभा में जो है सीटों की संख्या में जो है देख लीजिए राजस्थान में जो सीटों की संख्या राज्य विधानसभा की है वह 200 हैं, दिल्ली में 70 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं और उत्तराखंड में भी 70 है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी वाले में गलत दिया था। ऑप्शन बी में कितना दिया था, दिल्ली में 50 दिया, दिल्ली में 50 नहीं 70 होंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वह 70 है। एक बार फिर देख लीजिए, राजस्थान में 200 हैं, दिल्ली में 70 है, महाराष्ट्र में 288 और उत्तराखंड में 70 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, तो कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है कि मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया था। दूसरा ऑप्शन है कि पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएँ हैं। ऑप्शन सी है कि इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। और ऑप्शन नंबर डी है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। तो यह वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो यानी कि प्रश्न में पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यह बात जो है गलत है कि भारत जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का निजी बैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है एक आयत का परिमाप 240 मीटर दिया है, उसकी लंबाई जो उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो लंबाई जो उसकी है वह चौड़ाई से, अगर चौड़ाई x मान ले तो लंबाई 3 गुनी है। तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो चूंकि उसका परिमाप 3x यानी 4x, 4 दूनी 8x की वैल्यू दिया है, 8x की वैल्यू दिया है 240। तो यहाँ से 8 तरीके 24, x की वैल्यू आ गया 30। तो उसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल होगा 3x स्क्वायर, यानी कि 30 का वर्ग जो होगा 900 गुणे 3 यानी कि 9 त्रिक 27। तो 2700 स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2700 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार के द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर जो वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो है क्या थी। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि जब दूरी समान है तो औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है 2 गुणे S1 इंटू S1 बटे S1 प्लस S2। S1 जो है पहली चाल है, S2 जो है दूसरी चाल है। तो औसत चाल निकालना है अगर दूरी समान है। अगर दूरी समान है तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2 गुणे S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। तो यहाँ से S1 की वैल्यू 110 है और S2 की वैल्यू 50 है। तो इसको रख देंगे तो यहाँ से औसत चाल हो जाएगी 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा का जो है नहीं है। तो इनमें से कौन सा पौधा है जो थैलोफाइटा समूह का नहीं है। तो फ्यूनेरिया जो है थैलोफाइटा समूह का जो है पौधा नहीं है। फ्यूनेरिया जो है या ब्रायोफाइटा वर्ग का मतलब समूह का जो है पौधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइटा का वर्ग का है पौधा, न कि थैलोफाइटा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82।
प्रश्न है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की जो है हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो माइकल फ्रांसिस ओडायर की जो हत्या की गई थी वह उधम सिंह के द्वारा जो है की गई थी। तो माइकल ओडायर की जो हत्या की गई थी वह उधम सिंह द्वारा जी की जो है हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल युद्ध देश है। तो वह कौन सा है। तो है पराग्वे। पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिकी देश स्थल युद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन सा जो देश है और मुख्यालय दिया गया वह गलत है। तो इसमें यूनिसेफ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यह सही है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है, यह भी सही है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, यह भी सही है। जबकि ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिख नहीं है। तो यह वाला ऑप्शन गलत है। तो चूँकि पूछा है कौन सा नहीं है तो वह ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिख नहीं बल्कि ओपेक का मुख्यालय जो है वियना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय वह न्यूयॉर्क है, ओपेक का वियना है, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है नीचे जो है तालिका दी गई जिसमें एक हवाई जहाज के द्वारा यात्रियों की संख्या और उसके संगत वजन को जो है दर्शाया गया, यानी कि यह डीवाई का सवाल है। तो इसमें यह यात्रिक संख्या और उसके कितना वजन है यह दर्शाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या जो है 40 है। तो प्रश्न में पूछा गया सभी 40 यात्रियों का औसत वजन कितना है। तो 4 छात्रों का जो है वजन 90 है, 15 का 60 है। तो यानी कि 4 गुणे 90, 15 गुणे 60, 6 गुणे 15, 5 गुणे 78, 3 गुणे 72 गुणे 7 बटे 75। इन सभी का गुणा करके सभी को जोड़ देना, बटे 40 से भाग दे देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। प्रश्न में जो है 90 गुणे 40, 60 गुणे 15, 75 गुणे 6 और 78 गुणे सभी को गुणा करके जोड़ दिया गया और 40 से भाग दिया गया। तो इसका औसत वजन आ जाएगा 65.77। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65.77 kg। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है चार्ट दिया गया है जिसमें आयत पर व्यय जो है 1 करोड़ रुपये उत्पादों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट के अनुसार उत्तर देना है। 1 करोड़ जो है दर्शाया गया है। तो इसमें देख लीजिए फर्टिलाइज़र है, फूड है, इसमें देखिए फर्टिलाइज़र है, फूड है, जेम्स है, क्लॉथ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेडिसिन है और मशीन है। तो इन सबों को दर्शाया गया है। प्रश्न में पूछा है कि भोजन और कपड़ा पर व्यय और मशीन एवं दवा पर जो व्यय का अनुपात क्या है। तो भोजन और कपड़ा को एक साथ और मशीन और दवा को जो है एक साथ मिलाकर कितना व्यय हुआ है। तो भोजन पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजन पर 3.5 है और कपड़ा पर 2.5 है। मशीन पर जो है 2 है और दवा यानी कि मेडिसिन पर भी 2 है। तो इन दोनों को जोड़ कर जो है निकालना है। तो 3.5 और 2.5 संबंध है, 2.2 और 2 जोड़ना है। तो यहाँ से सीधा 3 2 5 1 6 रेशियो 4 आ जाएगा, यानी कि 3:2। इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2 का। अगला प्रश्न है 88।
प्रश्न नंबर 88 में एक बार ग्राफ दिया गया जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनी 5 वर्ष 2012 से लेकर 2018 के दौरान अर्जित लाभ जो है दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 13 में 300 है, 2013 से 14 में 380, 2014 से 15 में 290, 2016-17 में 310, 2017 से 18 में 350 है। इसी प्रकार से दर्शाए गए हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि 2012 से 13 की तुलना में 2013 से 14 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी में लाभ कितने % का हुआ है। 2012 से 13 से 14 में कितने का लाभ हुआ, तो 300 से 380 गया है, तो सीधा 80 का लाभ हुआ है 300 पर, तो 80 को गुणे 300/100 कर देंगे, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18, 20 यानी कि 26.66% का जो है लाभ हुआ है, 26.66% का लाभ हुआ है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26.66%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है 3 कंपनियां हैं जो कि XYZ है 6 वर्ष यानी कि 2012 से लेकर 2017 के दौरान हुए ड्रोन के जो उत्पादन को दर्शाया गया। 3 कंपनियां XYZ हैं। 3 कंपनियां XYZ यहाँ पर है, 2012 से लेकर 2017 तक जो है कंपनियों को दर्शाया गया है। तो प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि वर्ष 2014 से 2016 की अवधि के दौरान X कंपनी के औसत उत्पादन और उसी अवधि यानी कि 2014 और 2016 के दौरान Y कंपनी का औसत उत्पादन का जो है अनुपात कितना होगा। तो आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम में जो है X कंपनी का 2014 में उत्पादन 40 है, 2015 में 50 है और 2016 में 35 है। तो इसका औसत हो जाएगा 40 + 50 + 35/3, यह औसत आ गया। Y कंपनी का 2014 में 45 है, 2015 में 45 है और 2016 में 55 है। तो इसका औसत हो जाएगा इतना, यानी कि जब इसका औसत का रेशियो निकालेंगे तो 25:29 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25:29। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है कि 4 संख्याएं, इसमें से 3 संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत संख्या का जो है पहचान करना है, कौन संख्या जो है इनमें से भिन्न है। तो ये सभी संख्याएं हैं। तो 416 संख्या क्या है, या 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ गया, तो यह संख्या दिया है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करने पर 49 आ गया, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आया है, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आया है, 8 का वर्ग करने पर 64 आया है, 4 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर 16 नहीं 63 आया। तो यह वाला जो है संख्या असंगत है। तो असंगत है तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है कि नीचे जो है आकृतियाँ दी गई है, 4 आकृतियाँ हैं जिसमें ABCD का संयोजन है। आकृति ए उन लोगों को दर्शाती है जो कोका कोला पीते हैं, आकृति ए जो है कोको कोला पीते हैं। आकृति बी उन लोगों को दर्शाती है जो कि पेप्सी पीते हैं। और आकृति सी और डी उन लोगों को दर्शाती है जो स्प्राइट और फेंटा पीते हैं, यानी कि आकृति सी स्प्राइट पीती है और आकृति डी वाले में जो है फेंटा पीते हैं। तो कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं परंतु फेंटा नहीं पीते हैं। तो ऐसे कितने लोग जो पेप्सी और स्प्राइट पीते हैं। तो पेप्सी कौन पीता है, तो पेप्सी पीते हैं बी वाले, और स्प्राइट कौन पीते हैं, बी और सी वाले। तो बी और सी वालों को में जो है देखना है जबकि डी में ना हो, तो बी और सी के साथ जो है डी में देखना है। तो इनमें से कितने लोग हैं, तो बी और सी के देखना है जबकि डी नहीं है। तो बी और सी में जो है यही 3 कॉमन है, यही 3 कॉमन है। चूँकि प्रश्न में कहा है कि फेंटा ना पीते हैं, तो फेंटा में जो है डी है, तो 3 यहाँ पर आप देखिए यही वाला कॉमन आ रहा है। इसमें 3 और 1 ऐसे हैं जो कि
पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं। चूँकि फेंटा नहीं पीते तो फेंटा डी वाले में 3 शामिल हो जाएगा, तो उसको हटा देंगे। तो यानी यहाँ से डायरेक्ट जो है एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं और परंतु फेंटा नहीं पीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, नीचे दिए गए श्रृंखला दी गई जिसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यह किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो 6 के बाद 7 कैसे आया है, तो 1 का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। 7 के बाद 11 कैसे आया, तो 7 में जो है 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। 11 के बाद 20 कैसे आया, तो 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। फिर 4 का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। उसी प्रकार 36 में 5 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 36 में 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 61 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर जो आता है वह यल होता है। यल के दाईं ओर 8वां अक्षर, तो 12 8 20 हो जाता है। तो 20वां अक्षर पर आता है टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में DAISY को यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा। तो डेसी को जो है, चूँकि DAISY को जो है यह लिखा जा गया है। तो किस क्रम में लिखा गया है, तो यह एक एक घटता है। यानी कि 4 डी के वैल्यू 4 से सी आया है, 3 आया है तो एक घटा है। उसके बाद 1 से 2 घटने, 1 में से मैं 1 की वैल्यू यहाँ पर 26 होती है। 26 में से 2 घटाने पर मतलब यहाँ से रिवर्स लिए हैं। यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, 1 के बाद आएगा जेड से फिर 1 घटाएंगे तो यहाँ से वाई आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 9 होती है, 9 से 3 घटाएंगे तो 6 पर एफ आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 करके घटाया गया है। उसी प्रकार से आर की वैल्यू होती है 8 18, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आएगा। 17 पर होता है क्यू। तो ऑप्शन नंबर डी में क्यू नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में क्यू नहीं है, 2 में क्यू है। फिर यहाँ पर देखिए यम दिया है, यहाँ पर बी एम दिया है तो यम को चेक नहीं करेंगे, उसके बाद यस को चेक करेंगे। तो यस की वैल्यू होती है 19। 19 में से 1 घटा दिए हैं, फिर 2 भी घटा दें, फिर 3 घटाना है तो यस 19 में से 3 घटाने पर आएगा 16। 16 पर होता है पी। तो यहाँ से ओ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 में दिया गया कि 3 आकृतियाँ दिया गया, तीसरी आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न नंबर 95 में यह है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस स्थान पर क्या आएगा। तो सीधा सीधा सवाल है कि 12 में 6 जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद इस 3 को घटा दिया गया। तो 12 6 18, 18 में से 3 घटाने पर 15 है। उसी प्रकार 18 में 3 जोड़ दिए तो 18 प्लस 3 18 प्लस 3 21 आ जाएगा। तो 21 में से 6 घटाने पर 15 है। उसी प्रकार 12 और 13 को जोड़ देंगे, 12 में 24 25, 25 में से जब 5 को घटाएंगे तो 25 में से 5 घटाने पर 20 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है, किसी कूट भाषा में फ्री को जो है IUHH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्री को यह लिखा जाता है। तो मोर को जो है क्या लिखा जाएगा। तो सीधा सवाल है कि फ्री में जो है इसको यह लिखा गया है, तो यहाँ से ट्री को जो यह लिखा गया, यानी कि 3 3 को जोड़ा गया है। एफ में 6 में 3 जोड़ने पर 9 आया है, यानी कि आई। आर की वैल्यू होता है 18, 18 में 3 जोड़ने पर 21, 21 की वैल्यू होता है यू। उसी प्रकार इसमें भी 3 3 जोड़ेंगे तो एम की वैल्यू होता है 13, 13 में 3 जोड़ने पर आ जाएगा 16, 16 पर होता है पी। तो पी इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों में है। उसके बाद
ओ की वैल्यू आता है 15, 15 में 3 जोड़ने पर आ जाएगा 18, 18 पर आता है आर की वैल्यू 18 पर आता है आर। इस वाले ऑप्शन में आर नहीं है, इस वाले ऑप्शन में आर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बाकी का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 में पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीधा है कि पहले वाले स्तंभ में हम देखते हैं यहाँ पर 16 गुणे 28 करने 16 गुणे 8 करने पर सीधा आ जाएगा 128। उसी प्रकार 14 गुणे 9 करने पर इसका आंसर आ जाएगा 126। उसी प्रकार से 16 गुणे 5 करने पर आ जाना चाहिए 16 पचे 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 में है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो चूँकि यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 6, यानी कि यहाँ पर ए का स्क्वायर करना, तो ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा, प्लस बी के पावर 4, बी के पावर 4 में क्या है बी के पावर 4, बी के पावर 4 में है 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 प्लस सी के पावर 6, सी के पावर बी के पावर बी का मतलब यहाँ गलत, ए का स्क्वायर करना है, तो ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी यहाँ से बी की वैल्यू 1 है, तो 1 के पावर 4 करना है, तो 1 के पावर 4 प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो 4 के पावर 6 करना है, तो इसका मान निकालना है। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1 के पावर 4 की वैल्यू 5 प्लस 4 के पावर 6 करने पर जो आएगा उसको जोड़कर लिख देना है, यानी कि 4 1 5 जोड़ देना है, तो 4 के पावर 6 करके जोड़कर लिख देना है। तो यहाँ पर अब जब जोड़ेंगे तो जोड़कर लिखने पर इसका 2 के पावर यहाँ पर 2 के पावर 4 किए हैं, फिर 1 के पावर 8 किए हैं, फिर 4 के पावर इतना किए, जोड़ने पर आ गया है 4113। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में पूछा है यदि आप अपनी माँ मैरी की जो है इकलौती संतान है, आपके मामा क्रिस्टोफर मारमिया के जो है पति हैं, सोफी जो है मारमिया की इकलौती बहन है, उसी प्रकार से जीनाथन सोफी के जो है बहन का बेटा है, तो अपनी माँ का आपकी माँ का जो है जीनाथन से जो है क्या संबंध है। तो यह ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसको जब आप लोग बनाएंगे तो इस प्रकार बनाने से जो आएगा, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके जो जीनाथन की जो है पिता की जो है बहन होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला और लास्ट प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का सवाल। इसमें कथन दिया गया है सभी आलू लहसुन है, और दूसरा है कि सभी लहसुन सेब है, यानी कि ये जो सभी आलू है या लहसुन है और सभी लहसुन सेब है, यानी कि इसके प्रकार से जो है इसका बनेगा। और उसमें तीसरा दिया है कि कुछ आलू सेब नहीं है, तो यानी कि कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ आलू सभी आलू लहसुन है, कुछ लहसुन सेब है। देखिए इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर सभी आलू लहसुन है, कुछ लहसुन सेब है, यानी कि कुछ लहसुन ही सेब हैं, और कुछ आलू सेब नहीं है, यह सीधा सीधा इस प्रकार से फिगर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछा है कि कुछ सेब आलू नहीं है, तो कुछ सेब जो है आलू नहीं है परंतु वे लहसुन हैं। तो इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से चारों ऑप्शनों को, तो यहाँ से दिया गया कि कुछ सेब जो है आलू नहीं है, तो कुछ सेब आलू नहीं है परंतु वे लहसुन है, तो इसका सही होगा। सब सही होने पर ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सभी लहसुन या तो सेब है
या तो आलू, यह वाला सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यह दिए गए जो ये तीनों कथन है उसको जो है पूरा नहीं करता है। तो यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को जो है हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर बुक के जो है सलूशन आप लोगों को मिलता रहेगा। फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी की जो है बुक का सलूशन करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई और बुक का जो है सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उस बुक का सलूशन दिया जाए। आपकी आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय।